केमिस्ट्री का लास्ट क्लास है, कितना दिन पढ़िएगा? पहले केमिस्ट्री तो खत्म कर लें, प्रयास करते हैं खत्म करने का, हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ बोलिए। अब आप बोल के मुड़ी नीचे कर लीजिएगा तो आवाज आएगा। क्या ठीक है? क्या पढ़े थे कल? पीरियोडिक टेबल याद हो गया है? एक छोटा सा टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट, हेडिंग बना लो, एसिड बेस एंड सॉल्ट। हेडिंग बना लेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और नमक या लवण, अम्ल क्षार और नमक कहिए या लवण कहिए। हो गया? अब इसमें देखिए कुछ कुछ पॉइंट है, इसको समझते चलते हैं, फिर इसको डिस्कस कर लिया जाएगा। देखिए एसिड बेस एंड सॉल्ट में क्या है, इसमें क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में आएगा वो एकदम आसान आसान सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इवन बीपीएससी पीसीएस भी पूछता है तो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्या पूछेगा आपको कि एसिड जो होता है वो H+ आयन रिलीज करता है या OH- आयन रिलीज करता है, एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा। दूसरा प्रश्न बनेगा कि कोई एसिड है वो एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। NaCl सोडियम क्लोराइड जो है खाने वाला नमक, वो किसका कंपोजिशन होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का या स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बनता है, समझ गए। या फिर पूछेगा जैसे अभी इस बार का क्वेश्चन देखो 68 बीपीएससी का, ठीक है, 68 बीपीएससी पीटी में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपके पास 3 परख नलियां हैं, ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब है और तीनों टेस्ट ट्यूब में कोई विलयन भरा हुआ है। अब एक विलयन जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो वो विलयन क्या होगा। आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है बीपीएससी, अब क्वेश्चन को स्टेटमेंट में दे रहा है, सीधा लिख देता, मामला ही खत्म हो जाता कि कोई जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वो क्या होगा, तो सीधे समझ में आ जाता है क्षार होता है। लेकिन इसको स्टेटमेंट में बना दिया क्या कि 3 परख नली, तीनों में विलयन। इस सबसे क्या होता है, माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट करने का कोशिश करता है, क्वेश्चन वही रहता है। तो अब बीपीएससी पीसीएस में इस बार जो लोग एग्जाम दिए होंगे उन लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चन को स्टेटमेंट में पूछ रहा है। स्टेटमेंट मतलब क्या, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिख दे रहा है। अब लैंग्वेज पकड़िए और उसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन रहेगा वही आसान, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ टॉपिक है। उसके बाद बनता है क्वेश्चन की सीधे पूछेगा कि कौन सा एसिड किस में पाया जाता है। जैसे अगर आपसे पूछ दे विनेगर में, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक एसिड मिल जाएगा। चींटी के डंक में कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। सेब में कौन सा एसिड, मैलिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है। तो ये सब डायरेक्ट फैक्ट वाले क्वेश्चन हो। नींबू में कौन सा एसिड, साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। किसी के मांसपेशियों में दर्द के लिए कौन सा एसिड, तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। तो ये सब डायरेक्ट फैक्ट से क्वेश्चन यहां से पूछेगा। 10 12 15 क्वेश्चन ही बनता है, उसको हम लोग कर लेंगे। पहला पॉइंट इसमें देखिएगा लिखा हुआ है, इसको पहले समझ लेते हैं फिर लिखाते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज एन एसिड। एसिड किसे कहते हैं। पहला है एन एसिड इज अ हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज, तो H+ आयन यह क्या करता है, रिलीज करता है। तो एसिड वह पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन रहता है, ठीक है। एसिड वह पदार्थ, अब कोई भी एसिड निकालोगे आप उसमें आपको हाइड्रोजन दिखेगा, जैसे HNO3, HCl,
H2SO4, सारे एसिड में क्या रहता है? हाइड्रोजन रहता है। ठीक है, एसिड को देख करके क्या पता है, जैसे एग्जांपल अगर हम ले तो HCl जो है यहां पर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन दिख रहा है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन दिख रहा है। दिख रहा है ना? तो सभी अम्लों में क्या होगा? हाइड्रोजन। और इस एसिड को जैसे ही आप पानी के अंदर डालोगे, HCl को कहां डाला? पानी के अंदर। तो जैसे ही पानी के अंदर डालोगे तो H+ आयन को यह क्या करेगा? रिलीज करना शुरू कर देगा। तो इसी को क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। अब जितना सारा एसिड होता है वो सब क्या करता है? उसमें हाइड्रोजन रहता है और उसका जलीय विलयन जो होता है वो क्या काम करता है? H+ आयन को रिलीज करता है। अगला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, एसिड सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। जितना सारा फैक्ट है इसको खाली देखते चलना है। एसिड सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को क्या, नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल। जैसे यहां पर एक जलीय विलयन है, इसमें एसिड भरा हुआ है और इसमें कैसा लिटमस पेपर डाला जा रहा है? नीला। अब लिटमस पेपर जो होता है वो बनाया किस चीज से जाता है? मैंने आपको बताया था, लाइकेन से। लिटमस पेपर बनाने में लाइकेन का प्रयोग करते हैं। तो एक नीला लिटमस पेपर लिया गया, उसे अम्लीय विलयन में डाला गया, तो इसका कलर आप देख रहे हैं कैसा हो रहा है? लाल हो रहा है। ठीक है, आगे लिखा गया है एग्जाम्पल में HCl HNO3, तो दोनों में आपको हाइड्रोजन दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन आवर स्टमक, हमारे अमाशय में क्या बनता है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है। ह्यूमन बॉडीज आर नोन टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड वाइल एक्सरसाइजिंग। तो यहां पर दूसरा फैक्ट आपको क्या दे दिया गया? मानव शरीर को जाना जाता है क्योंकि उसमें क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। कब बनता है? एक्सरसाइज, व्यायाम के दौरान बनता है, जिससे मांसपेशियों में दर्द होता है। एक प्रश्न 67 में पूछा हुआ है कि मांसपेशियों में जमा लैक्टिक अम्ल को तोड़ने के लिए कौन से विकिरण का प्रयोग? मांसपेशी में अगर लैक्टिक अम्ल जमा है तो दर्द होगा, तो डॉक्टर द्वारा कौन से किरण का प्रयोग करके लैक्टिक अम्ल को तोड़ा जाता है? इंफ्रारेड। आंसर क्या होगा? इंफ्रारेड रे। ठीक है, उसके बाद देखो बेस की कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई है। बेस आर दी केमिकल सबस्टांस, बेस वह रासायनिक पदार्थ है विच आर बिटर इन टेस्ट। एसिड में ये फैक्ट छूटा हुआ है। एसिड कैसा टेस्ट होता है? खट्टा। एसिड का अम्ल को अगर चख मत लीजिएगा, कैसा होता है? खट्टा। अगर ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो जीभ हाथ में आ जाएगा, तो चखने का प्रयास नहीं करना है। तो एसिड का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। और बेस जो होता है, ठीक है, क्षार, वो कैसा होता है? बिटर। बिटर मतलब कड़वा। और सोपी टू टच, यानी छूने पर साबुन जैसा लगेगा। समझ गए? तो क्षार की विशेषता है खाने में कड़वा और छूने पर साबुन जैसा लगेगा, सोपी इन टच। आगे क्या लिखा हुआ है? केमिकल सबस्टांस विच इज बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच एंड टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। अब कोई सॉल्यूशन है यहां पर बेस का, इसमें लाल लिटमस पत्र डाल रहे हैं तो कैसा हो रहा है? ब्लू हो रहा है। आगे लिखा हुआ है इट डिसॉल्व इन वाटर, जब इसे पानी में घुलाते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH- आयन रिलीज करता है। यानी जितने सारे बेस होते हैं क्षार, उन सारे के सारे क्षार में OH- आयन क्या होता है? प्रोड्यूस करता है, वो रहता है। जैसे एग्जांपल में अगर देखें तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो OH दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यह क्या है? क्षार है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, यहां पर OH दिख रहा है, तो ये क्या होगा? क्षार है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप पानी में डालें, तो पानी में डालिएगा तो ये OH जो आयन है माइनस, या क्या हो जाएगा? निकलना शुरू हो जाएगा, रिलीज करना शुरू कर देगा। तो ऑल बेसेस आर, एक और फैक्ट याद रखना है, जो भी बेस पानी में पूर्ण रूप से घुल जाए और कंप्लीट OH- आयन रिलीज कर दे, उसको स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे क्षार जिसको जल में घुलाने पर पूरा का पूरा OH- आयन वो रिलीज कर दे, वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेसिड। और स्ट्रॉन्ग बेसिड, जैसे रिक्टर स्केल को अगर हम रिक्टर स्केल कह रहे हैं, जो आपका पीएच स्केल है, तो पीएच स्केल का काउंटिंग देखोगे तो बेस में लास्ट कहां होता है? 14 पर। कितना होता है? 14 पर। तो 7 से जैसे ही आगे बढ़ोगे वो सबका सब क्या होते रहता है? बेस। और हाइयर बेसिसिटी जो होती है वो लास्ट कहां होती है? 14 पर होती है। समझ गए? तो 7 से ऊपर इसका क्या होगा? पीएच होगा। आगे लिखा हुआ है बेसिक सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। एग्जांपल में सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको आपने पानी में डाला तो सोडियम पानी में घुल गया और OH- आयन क्या हो गया? रिलीज कर गया। इसको क्या कहते हैं? क्षार। इसके बाद लिखा हुआ है व्हाट आर एल्कलीज। तो बेस जो होता है क्षार, उसी क्षार को क्या कहा जाता है? एल्कली। क्षार को ही क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं।
कैसे क्षार को एल्कली कहते हैं? जो पानी में घुल जाए। वाटर सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड एल्कली, जल में घुलनशील क्षार को एल्कली कहा जाता है। दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है, ऑल एल्कलीज आर बेस, सभी एल्कली क्या है? बेस है। बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली, लेकिन सभी बेस एल्कली नहीं है। जो पानी में घुलेगा केवल वही क्या कहलाएगा? एल्कलीज कहलाएगा। तो लिखा हुआ है बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। दूसरा है एग्जांपल में, यहां पर यहां स्पेलिंग मिस्टेक है, यहां होगा सोडियम, क्या होगा यहां पर? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको क्या कहते हैं? NaOH। दूसरा क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, KOH। तीसरा क्या है इसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये सब क्या होगा आपका? एल्कली है, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं यहां पर? सबका जलीय विलयन OH माइनस आयन को रिलीज कर रहा है। आगे लिखा हुआ है वाटर साल्ट, नमक किसे कहेंगे? तो नमक जो होता है वो लिखा हुआ है सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अम्ल को और क्षार को दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? नमक बनता है। यानी सॉल्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। एसिड और बेस को मिलाने से नमक बनता है। आगे लिखा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार का रासायनिक गुणधर्म क्या है? तो एसिड प्लस बेस, अम्ल और क्षार को आपने मिलाया तो क्या बना? नमक प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। आगे लिखा हुआ है एसिड प्लस मेटल, अब आप किसी एसिड को मेटल में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? दूसरा है एसिड को मेटल ऑक्साइड में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट मिलाएंगे तो क्या बनेगा? उसके कुछ कुछ रिएक्शन आपको यहां पर देखेंगे। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल, एसिड और बेस को किसके साथ रिएक्ट करा रहा है? मेटल के साथ। तो ध्यान दोगे, देखो कोई भी एसिड है उसको रिएक्ट किससे कराया? बेस से। किससे रिएक्ट कराया? बेस से। तो बाई प्रोडक्ट में क्या बना? साल्ट। और कौन सा गैस मुक्त होगा? हाइड्रोजन गैस जो होगा वो मुक्त होगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में यहां क्या है? जिंक। जिंक किस फॉर्म में है? सॉलिड। दूसरा क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का यह जलीय विलयन है, मतलब एक्वस मतलब जलीय विलयन, पानी में उसे घुलाया गया है। तो जब जिंक और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया गया तो क्या बना है? जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट का मतलब क्या है? ये इसका सॉल्ट है, ये एसिड, ये हो गया आपका क्या? मेटल। जिंक क्या हो गया? मेटल। और यह क्या हो गया? एसिड। तो यहां पर अभी हम लोगों ने क्या देखा? पहला देखो, एसिड को किससे रिएक्ट करा रहे हैं? मेटल से। तो एसिड जब मेटल से रिएक्ट कर रहा है आपका, एसिड जब मेटल और एसिड रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है? मेटल का सल्फेट, और क्या कौन सा गैस रिलीज हो रहा है? हाइड्रोजन गैस। दूसरा है यहां पर बेस, यहां एसिड था और यहां क्या लिया गया है? बेस, प्लस क्या लिया गया है? मेटल। तो बेस और मेटल को रिएक्ट करवाया गया है, तो यहां पर क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहां जिंक है, तो सोडियम जिंकेट ऑक्साइड बना है। और यहां पर कौन सा गैस मुक्त हुआ है? हाइड्रोजन गैस यहां से क्या हुआ है? मुक्त हुआ है। एक एग्जाम्पल यहां पर लिया गया है, इसको देखना। एक बीकर लिया गया है और बीकर में क्या डाला गया है? तो बीकर में डाला गया है आपका, क्या डाला गया है? सोप सॉल्यूशन है। बीकर में क्या रखा गया है? यहां पर सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन क्या होगा? बेस की एसिड, बेस होगा। अब इसमें सोप सॉल्यूशन में डाला गया है आपका एक स्टैंड पर रह करके जिंक ग्रैन्यूल्स। क्या डाला गया है? जिंक ग्रैन्यूल्स। यहां पर टेस्ट ट्यूब में यहां पर जिंक ग्रैन्यूल्स डाला गया है। इसको रेड कलर से कर देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। यहां देखो एक टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में डाला गया है जिंक, ठीक है। और जिंक डालने के बाद उसी में क्या डाला गया है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हो गया जिंक मेटल, और इसमें क्या डाला गया है? एसिड। मेटल और एसिड। फिर इसमें क्या किया गया है? टेस्ट ट्यूब से एक नलिका निकाल करके कहां डाल दिया गया है? सोप सॉल्यूशन में। सोप सॉल्यूशन में क्यों डाला गया है? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस सीधे यहां पर निकलेगा वो विस्फोट कर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो साबुन में से उस हाइड्रोजन गैस को जब निकालेंगे तो वो किसमें से निकलेगा? बबल्स के रूप में। डायरेक्ट निकलेगा तो वहां पर जो लोग है, अगर आग लगने का खतरा ज्यादा रहता है, तो यहां पर जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया गया तो यहां पर क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। और फिर इसमें से जो बबल्स निकल रहा है उसको कैंडल से आप जलाने का कोशिश करोगे तो पॉप पॉप का साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, मतलब विस्फोट करने का साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये रिएक्शन आपको ये प्रूफ करता है कि जिंक और मेटल को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन गैस जो होती है वो मुक्त होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन इज अ वोलाटाइल गैस, विस्फोटक गैस ये होता है। वही एग्जाम्पल यहां पर थोड़ा सा बड़ा दिखाया गया है।
ये सब स्टैंड, इसमें ध्यान क्या देना है, पूरा फिगर पर ध्यान मत दो। देखो टेस्ट ट्यूब में आपका कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी एसिड लो, कोई दिक्कत नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें क्या डाला गया है, जिंक के कण डाले गए हैं। तो जब रिएक्शन ये किया है इसके अंदर में, तो जो यहां से जो गैस निकल रही है, उस गैस को जब हम लोग साबुन के विलयन से बाहर निकाल रहे हैं तो वो बबल्स के रूप में बाहर निकल रहा है, और कैंडल वहां नजदीक ले जाने पर पॉप पॉप का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब ये रिएक्शन ये बताता है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? वह लिखा गया है रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, सेम हाँ, हाइड्रोजन के साथ, क्षार के साथ OH माइनस ना हाइड्रोक्साइड रिलीज करेगा, और एसिड के साथ हाइड्रोजन रिलीज करेगा। आगे रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड, मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड। तो पहला है एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, अम्ल लिया गया और मेटल कार्बोनेट लिया गया, तो क्या प्रोड्यूस हुआ है, नमक, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो प्रोड्यूस यहां पर हुआ है। इसको देखिए NaCO3 प्लस HCl, NaCO3 क्या है, मेटल का कार्बोनेट, कौन से मेटल का, सोडियम, इसको क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या मिलाया गया यहाँ, HCl, तो यह क्या बना है, सॉल्ट बना है। NaCl मतलब खाने वाला नमक, सोडियम क्लोराइड, दूसरा यहां पर क्या बना, वाटर, और तीसरा गैस कौन सा मुक्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद इसको कैसे करोगे, इफ एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट देन सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज। जब अम्ल को मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो सॉल्ट बनेगा वो उसी मेटल का बनेगा। अब हर जगह मत सोच लीजिएगा कि सोडियम क्लोराइड ही बनेगा, NaCl ही बनेगा, जो मेटल होगा उसी मेटल का क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। आगे है दूसरा NaH, हाँ NaHCO3, इसको रिएक्ट से किया गया HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो फिर यहां पर क्या बना, सॉल्ट प्लस क्या रिलीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज किया। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट किया जा रहा है, तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, साल्ट प्लस वाटर। एग्जांपल लिया गया है यहां CuO, ये क्या हो गया, मेटल का ऑक्साइड, कॉपर का क्या है, ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड प्लस क्या है, HCl। तो मेटल ऑक्साइड और एसिड रिएक्ट किया तो क्या बना यहां पर, CuCl2, यह क्या है, सॉल्ट है, कॉपर क्लोराइड है, और यहां पर कौन सा गैस क्या प्रोड्यूस हुआ, वाटर, यहां कोई गैस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, मेटेलिक नहीं, नॉन मेटल को जब बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, सॉल्ट और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो वो एक यहां पर है रिएक्शन, इसको देखते चलना है। इसको पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसको लिखिए, पहला पॉइंट लिखिएगा, इंग्लिश वाले सेम लिखेंगे, इंग्लिश वाले नहीं है, आज तो हिंदी वाले लोग लिखो। लिखिएगा पहला पॉइंट, अम्लों में हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है, अम्लों में हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है, और अम्लों में हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है, और इनका जलीय विलयन, H प्लस आयन, इनका जलीय विलयन H प्लस आयन उत्सर्जित करता है, H प्लस आयन उत्सर्जित करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, देखना, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं,
नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, HCl हमारे अमाशय में, HCl हमारे अमाशय में, जबकि HCl हमारे अमाशय में, जबकि लैक्टिक एसिड व्यायाम के दौरान, जबकि लैक्टिक एसिड व्यायाम के दौरान कोशिकाओं में बनता है, व्यायाम के दौरान कोशिकाओं में बनता है, कोशिकाओं में बनता है। हो गया। एक छोटा सा हेडिंग बनाइए, लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा आप क्या, नेम ऑफ एसिड और सोर्स, लिखिएगा अम्ल, एक तरफ लिखिएगा अम्ल और दूसरी तरफ लिखिएगा स्रोत। ठीक है, एक कॉलम बना लो, एक तरफ लिखना अम्ल और दूसरी तरफ लिखिएगा स्रोत। हो गया। अम्ल में पहला अम्ल का नाम लिखिएगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, एसिटिक, ACETIC, एसिटिक एसिड, डैश दे करके लिखिएगा सिरका, स्रोत में लिखिएगा सिरका, विनेगर, सिरका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, विनेगर। उसके बाद लिखिएगा दूसरा साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक एसिड, CITRIC, साइट्रिक अम्ल। हो गया। स्रोत में लिखिएगा नींबू और संतरा, नींबू और संतरा, नींबू और संतरा, ब्रैकेट में लिख लेना खट्टे फल, सभी खट्टे फलों में। तीसरा लिखिएगा टार्टरिक एसिड, TAR, हो गया, TARIC, टार्टरिक एसिड, डैश देकर के लिखिएगा ग्रेप्स, अंगूर में, अंगूर। उसके बाद लिखिएगा मैलिक, क्या, इमली में भी, इमली भी लिख लीजिए, अंगूर और इमली भी लिख लीजिए, इमली। उसके बाद लिखिएगा मैलिक एसिड, MALLEIC, मैलिक एसिड, डैश देख लिखिएगा सेब में, एप्पल, सेब। उसके बाद लिखिएगा ऑक्सैलिक एसिड, OXALIC, ऑक्सैलिक एसिड, डैश दे करके लिखिएगा टमाटर, टोमेटो में, ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में। उसके बाद लिखिएगा लैक्टिक एसिड, LACTIC, लैक्टिक एसिड, डैश दे करके लिखिएगा दही, कर्ड में, दही में। हो गया। उसके बाद लिखिएगा ब्यूटेरिक एसिड, BUTERIC, ब्यूटेरिक एसिड। इसमें लिखिएगा बटर, बटर माने मक्खन में, मक्खन में ब्यूटेरिक एसिड। उसके बाद लिखिएगा एस्टेरिक एसिड, STEARIC, स्टेरिक एसिड, डैश देके लिखिएगा वसा में, फैट में, फैट वसा में पाया जाता है। उसके बाद लिखिएगा फॉर्मिक एसिड, FORMIC, फॉर्मिक एसिड, डैश देके लिखिए चींटी के डंक में, लाल चींटी के डंक में। उसमें कुछ पॉइजनस होता है, फॉर्मिक एसिड। उसके बाद लिखिएगा एक और ऑलिक एसिड, OLEIC, ऑलिक एसिड। इसमें देखिएगा ओलाइव ऑयल में, ओलाइव ऑयल, OLIEVE,
OLIEVE, ओलाइव ऑयल, OIL, ओलाइव ऑयल। ओलाइव ऑयल से कहते हैं जैतून का तेल, ओलाइव ऑयल में। उसके बाद लिखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड ASCORBIC, एस्कॉर्बिक एसिड डैश दे करके लिखिएगा खट्टे फलों में और प्याज में, खट्टे फल कौमा प्याज, हाँ प्याज में हो गया। उसके बाद लिखिएगा कार्बोनिक एसिड CARBONIC, कार्बोनिक एसिड डैश देके लिखिएगा कोल्ड ड्रिंक्स में हो गया। अब एक और लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा नेम ऑफ एसिड, ये हो गया इतना। दूसरा एक लिखिएगा, चार्ट बनाइएगा, उसमें लिखिएगा अम्ल का नाम, नेम ऑफ एसिड, और दूसरी तरफ लिखिएगा उसका फॉर्मूला। एक तरफ नेम ऑफ एसिड अम्ल का नाम, दूसरी ओर फॉर्मूला। पहला लिखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पहला लिखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मूला क्या होगा HCl, फॉर्मूला में लिख लो HCl। दूसरा लिखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला में लिखिएगा H2SO4, ये सब सुन भी लेंगे हम, सुना भी दीजिए। तीसरा लिखिएगा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला में लिखिएगा HNO3, नाइट्रिक एसिड। उसके बाद लिखिएगा कार्बोनिक एसिड, CARBONIC, कार्बोनिक एसिड। इसमें लिखिएगा H2CO3। उसके बाद लिखिएगा बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, इसमें लिखिएगा H3BO3। उसके बाद लिखिएगा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड डैश देके लिखिएगा H3PO4। उसके बाद लिखिएगा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इसमें लिखिएगा HCOOH, फॉर्मिक एसिड। उसके बाद हो गया HCOOH। उसके बाद लिखिएगा एसिटिक एसिड, ACETIC, एसिटिक एसिड। इसमें डैश देकर के लिखिएगा CH3COOH। उसके बाद लास्ट लिखिएगा ऑक्सैलिक एसिड, OXALIC, ऑक्सैलिक एसिड। इसका लिखिएगा COOH, इसका लिख लेना COOH ऐसे, ऑक्सैलिक एसिड। हाँ जी, चलिए इतना याद कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़े। अब हेडिंग बनाइएगा बेस, 4 हेडिंग बनाइएगा।
अगला हेडिंग बनाइएगा क्षार। क्षार, क्षार में डैश दे करके लिखिएगा, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार में लिखिएगा, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं तथा छूने पर साबुन जैसे प्रतीत होते हैं। छूने पर साबुन जैसे प्रतीत होते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, इनका जलीय विलयन, इनका जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड आयन, बोर्ड पर लिखा हुआ है, इनका जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड आयन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा OH माइनस, इनका जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, ये लाल लिटमस पत्र को, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये दोनों फैक्ट खूब बढ़िया से याद रखना है। चलिए, क्लियर हो गया। अगला एक पॉइंट लिखिएगा, आगे लिखिएगा, वैसे क्षार, हाँ इसी में अगला पॉइंट, वैसे क्षार जो जल में घुलकर, जल में घुलकर पूर्णतः OH माइनस आयन, पूर्णतः OH माइनस आयन उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, उन्हें एल्कली, उन्हें एल्कली, उन्हें एल्कली कहा जाता है, उन्हें एल्कली कहा जाता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, एल्कली ही कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा यहां NaOH, दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिएगा KOH, तीसरा लिख लीजिएगा CaOH का होल ट्वाइस। हो गया। अब एक चार्ट बनाइएगा, एक तरफ लिखिएगा क्षार, सोडियम ना लिखा नहीं है, यहां पर लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहां लिख दिया है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटेशियम ये हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया। एक तरफ लिखिएगा क्षार और दूसरी तरफ लिखिएगा फॉर्मूला। क्षार में पहला लिखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें डैश दे करके लिखिएगा NaOH, NaOH। दूसरा लिखिएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, डैश दे के लिखिएगा KOH, KOH। तीसरा लिखिएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम AMMONIUM, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें लिखिएगा NH4OH, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद लिखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें लिखिएगा CaOH का होल ट्वाइस, बोर्ड पर लिखा हुआ है CaOH का होल ट्वाइस।
उसके बाद लिखिएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें लिखिएगा MgOH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, Mg और OH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद लिखिएगा जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, Zn प्लस OH का होल ट्वाइस, ZnOH का होल ट्वाइस, ZnOH का होल ट्वाइस। उसके बाद लिखिएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाँ एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम का एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें लिखिएगा AlOH का होल थ्राइस हो जाएगा, AlOH का होल 3। और लास्ट एक लिख लीजिए लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, LiOH, LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड, LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा सॉल्ट, लिख के डैश दीजिए। इसके बाद लिखिएगा साल्ट, लिख के डैश दीजिए, साल्ट हो गया, साल्ट लिख के डैश दीजिए। लिखिएगा तो होते रह जाएगा। इसमें लिखिएगा अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके नमक बनाते हैं, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके नमक बनाते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा अम्ल और, छोटा सा हेडिंग बनाना, अम्ल और क्षार के, हेडिंग बनाइएगा अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। पहला लिख लो, पहले तो इसको लिख लीजिए, ये वाला बॉक्स में लिख लीजिए एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर। उसके बाद लिखिएगा एसिड प्लस मेटल, फिर डैश दीजिए। नेक्स्ट लिखिएगा एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल, उसके बाद डैश दीजिए। अब ये वाला एग्जाम्पल लिखिए, ये वाला Zn एसिड प्लस मेटल। अब एग्जाम्पल इसे लिखिए, हाँ हाँ लिखिए Zn प्लस, S मतलब वो सॉलिड है, ठोस होता है। Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4, रिएक्शन का साइन दीजिए एरो, ZnSO4 प्लस H2, ZnSO4 प्लस H2। अब दूसरा इसका लिखिएगा ये हो गया ना, अच्छा छोड़िए इसको, दूसरा एग्जांपल छोड़िए, ये वाला तो कोई जरूरत नहीं है। एक्वस मतलब पानी में मिलाया गया है, उसको जल में घुलनशील किया गया। आगे लिखिएगा नेक्स्ट, ये वाला लिखिए बॉक्स में, ये वाला बॉक्स में लिखिए एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट,
एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन का साइन देके लिखिएगा सॉल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया। अब ये दोनों एग्जाम्पल में लिख लीजिए, दोनों एग्जाम्पल लिखिए। Na2CO3, हाँ इसी का एग्जाम्पल लिखिएगा। यहां पर मेटल कार्बोनेट है, ठीक है। Na2CO3 क्या है? मेटल कार्बोनेट। और 2HCl अम्ल हो गया, तो एसिड और मेटल कार्बोनेट मिलने पर क्या बन रहा है? सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ S का मतलब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट क्या है? ठोस है, सॉलिड है। HCl क्या है? लिक्विड है। और इससे जो बना वो क्या बना? NaCl सोडियम क्लोराइड। वो कैसा है? एक्वस, पानी में घुला हुआ है। पानी नहीं है ये, तो पूरा का पूरा पानी है, ये पानी में घुला हुआ है, एक्वस है, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा एग्जांपल लिखिएगा NaHCO3 प्लस HCl, रिएक्शन का साइन NaCl प्लस H2O प्लस CO2। आगे बढ़े। हो गया। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है सीधा वहां चलिए। जरूरत नहीं। देखो यहां पर ये इंपॉर्टेंट केवल दिमाग में रख लीजिए, नोट्स में इसको डालने का जरूरत नहीं है। टाइप ऑफ बेस, पहले टाइप ऑफ अगर एसिड पूछे तो एसिड किसे कहा जाता है? तो दो तरह का, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहिएगा? जो जल में कंप्लीट घुल जाए और H+ आयन दे दे। और वीक एसिड किसे कहिएगा? जो जल में पार्शियली, आंशिक घुले और पूर्ण रूप से H+ आयन रिलीज नहीं करे। वही चीज बेस के साथ भी है। बेस दो तरह का, आगे लिखा हुआ है ए बेस विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। किसी क्षार को आप पानी में डाल लिए तो पूर्णतः आयोनाइज्ड हो जाए और लार्ज अमाउंट में, बड़े मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन क्या करे? उत्सर्जित कर दे, उसको क्या कहते हैं? H+। मतलब उसमें जितना OH- आयन है पानी में घुलने के बाद सारा का सारा जब बाहर निकल जाए तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। और जितना उसमें है OH- आयन वो पूर्ण रूप से नहीं निकले तो वो क्या कहलाएगा? कमजोर। अम्ल और क्षार पहचान में कब आएगा? जब उसको पानी में डालेंगे तब। अम्ल जो होगा वो H+ आयन और बेस OH- आयन। तो जल में घुलाने पर पूर्ण H+ आयन रिलीज कर दिया तो स्ट्रॉन्ग एसिड। हड्डी पर गिर जाए तो हड्डी में छेद कर देगा। समझ में आया? और पूर्ण रूप से नहीं निकला तो वो वीक कहलाएगा। तो इसको नोट में डालने की कोई जरूरत नहीं है। वीक बेस में देखो, ए बेस विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड, मतलब जल में डालने पर पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से घुलेगा और स्मॉल अमाउंट में, कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड करेगा, उसको क्या बोलेंगे? वीक एस। ठीक है, वीक बेस मतलब दुर्बल अम्ल। इसमें इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइन, छोटा सा हेडिंग बनाइएगा, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती। छोटा सा हेडिंग बनाएंगे, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती। इसमें डैश दे करके लिखिएगा पदार्थ का जलीय विलयन का पीएच, पदार्थ का जलीय विलयन का पीएच यदि 7 से कम है, यदि 7 से कम है तो वह अम्ल, तो वह अम्ल, कौमा यदि 7 है, यदि 7 है तो उदासीन, तो उदासीन। और यदि 7 से अधिक है, और यदि 7 से अधिक है तो क्षार,
7 से अधिक है तो क्षार कहलाएगा, तो क्षार कहलाएगा। ठीक है, अब सूचक लिखिएगा, इंडिकेटर, इंडिकेटर लिख के डैश दीजिए, सूचक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इंडिकेटर। इंडिकेटर किसे कहेंगे? जिससे पता करेंगे कि पदार्थ एसिड है या बेस है। अब इंडिकेटर भी कई तरह का होता है, एक एक करके हम लोग देख लेंगे। डैश दे करके लिखिएगा रसायनों के गुणधर्म को बताने वाला, रसायनों के गुणधर्म को बताने वाला सूचक कहलाता है। रसायनों के गुणधर्म को बताने वाला सूचक कहलाता है। उदाहरण में लिखिएगा लिटमस पत्र, लिटमस पेपर, उदाहरण में लिखिएगा लिटमस पेपर। अब देखिए ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अगर एसिड बेस से क्वेश्चन आएगा परीक्षा में तो इसमें से आएगा ही आएगा, ये 100% गारंटी है। ठीक है, इसको खूब बढ़िया से देखिए। यहां पर क्या लिखा गया है? इंडिकेटर्स, पहला इंडिकेटर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। टोटल इंडिकेटर कितने हैं? 5। और इन पांचों इंडिकेटर में एसिड को डाला जा रहा है तो क्या हो रहा है, और बेस को डाला जा रहा है तो क्या हो रहा है, वो लिखा हुआ है। ठीक है, पहला है रेड लिटमस पेपर। ठीक है, तो लाल लिटमस पत्र है, उसमें अगर एसिड को डाला जा रहा है तो रंग में कोई बदलाव नहीं होगा, वो वही रह जाएगा। ठीक है, और लाल लिटमस पत्र में यदि आप क्षार को डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल से ब्लू हो जाएगा, आपका नीले रंग में वो परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा है आपके पास किस कलर का लिटमस पेपर? ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर के लिटमस पेपर में अगर आप एसिड को डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल। लेकिन बेस को डालिएगा तो रंग में कोई बदलाव नहीं होगा। आगे है टर्मरिक, टर्मरिक माने हल्दी। हल्दी पर अगर आप एसिड को डालिए तो कोई बदलाव नहीं होगा, और हल्दी पर यदि क्षार को डालिए तो रंग कैसा हो जाएगा? कई बार देखे होंगे खाना खा रहे हैं और खाना पर सब्जी, शर्ट पर सब्जी उब्जी गिर गया, तो सब्जी गिर जाता है तो उस पर जैसे ही साबुन लगाइएगा या सरफ लगाइएगा वो पीला से कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो साबुन क्या है? क्षार है, समझ गए? तो टर्मरिक जो है एसिड पर उसका कोई प्रभाव नहीं और बेस पर रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। टर्मरिक को नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है फेनोल्फथलीन। तो फेनोल्फथलीन जो है उस पर एसिड डालेंगे तो वो रंगहीन हो जाएगा, माने कलरलेस हो जाएगा, उसका रंग ऑर्डर हो जाएगा। और क्षार डालेंगे तो फेनोल्फथलीन कैसा हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है, ये याद रखना होगा। मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज पर एसिड डालिएगा तो रंग कैसा? लाल, और बेस डालिएगा तो रंग कैसा? पीला। इस बॉक्स को बना लीजिए। हिंदी में इसका हिंदी रहेगा ना जी। लाल लिटमस, नीला लिटमस, टर्मरिक को हल्दी कहते हैं, फेनोल्फथलीन को वही कहते हैं, मेथिल ऑरेंज को वही कहते हैं, सब वही नाम है। हिंदी नाम रहता तो लिखा ही देते। और ये याद रहना चाहिए, एसिड बेस का सबसे इंपॉर्टेंट ये है। 2-3 बार पढ़िएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, घटना चक्र का याद हो जाएगा। याद तो हो ही गया ना, इसमें याद क्या करना है? 2 को तो याद करना है आपको, फेनोल्फथलीन और मेथिल ऑरेंज, बस। हाँ, कोई बदलाव नहीं आएगा उसमें। लिख दीजिए नो चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार यही प्रश्न तो बेस वाला जो है ना, इस बार बीपीएससी पूछा था 68 में,
इससे घुमा फिरा करके हर साल क्वेश्चन रहता ही रहता है। हाँ, नीला वाला पूछा था। एकदम यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, आपके एग्जाम में भी रहेगा ही एक, इसलिए इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा, देख लीजिएगा। लिख लिए हैं? मतलब वो फेनोल्फथलीन को रंगहीन कर, फेनोल्फथलीन जो होता है ना वो रंगहीन ही रहता है, तो रंगहीन ही छोड़ देगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, कलरलेस रहता है। लिख सकते हैं, और उस पर बेस डालेंगे तो पिंक कलर का हो जाता है। चलिए थोड़ा जल्दी लिखिए। हो गया? ठीक है। अब देखो, अब एक है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? सूंघ के पता करने वाला। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है? सूंघना, ठीक है। तो सूंघ करके पता चलता है। क्या है? दो सबस्टांस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिड और बेस मीडियम आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑर्डर स्मेल का मतलब क्या होता है? दुर्गंध, ठीक है। तो वैसा पदार्थ जिसे सूंघने पर उससे दुर्गंध आए, उससे एसिड और बेस को पहचाना जाता है। एग्जाम्पल में है वेनिला, ओनियन क्लोव। ओनियन क्लोव मतलब प्याज का जो ऊपर का क्लोव होता है वो, ठीक है। तो उन सबको क्या कहा जाता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में दो एग्जाम्पल लिख लीजिए, हेडिंग बनाइएगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। घ्राण सूचक, हिंदी में कहते हैं इसको घ्राण सूचक। घ्राण सूचक, घ्राण सूचक, ठीक है। दो एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, वनीला VANILLA, वनीला, और ओनियन क्लोव, प्याज का छिलका। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब होता है सूंघ के पता करने वाले इंडिकेटर। अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, स्मेल ऑफ ओनियन। ओनियन माने प्याज, ठीक है। प्याज पर जब आप, प्याज और वेनिला दोनों लिया गया है, प्याज और वेनिला दोनों पर जब आप क्षार डालते हैं, बेस डालते हैं, तो उसमें कोई सुगंध नहीं आता है, ठीक है। ओनियन पर और वेनिला पर जब आप क्षार डालते हैं तो उस पर कोई सुगंध नहीं आता है। एज इट इन एन एसिड, और जैसे ही उस पर अम्ल डाला जाता है तो उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाता है, दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। तो पता करता है, अगर प्याज के छिलका पर अम्ल डाल दिया और उसमें से दुर्गंध निकलना शुरू हो जाता है तो पता हो जाता है कि वो क्या होगा? एसिड होगा। और बेस होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो दो एग्जाम्पल केवल लिख लीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है आपका, ये छोटा सा हेडिंग बनाइएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। सार्वत्रिक सूचक कहते हैं हिंदी में, यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वत्रिक, सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर किसे कहा जाता है? बोलिए। पीएच पेपर को। किसको बोलते हैं? पीएच पेपर को। इसमें डैश देकर के लिखिएगा, वह पदार्थ जो केवल अम्ल और क्षार की पहचान ही नहीं, वह पदार्थ जो केवल अम्ल और क्षार की पहचान ही नहीं, बल्कि उनके मजबूती को भी बताता है, उनके मजबूती को भी बताता है, उसे सार्वत्रिक
सार्वत्रिक सूचक, ब्रैकेट में लिखिएगा पीएच पेपर, ब्रैकेट में पीएच पेपर, पीएच माने पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच पेपर ब्रैकेट बंद कहा जाता है, पीएच पेपर कहा जाता है, ठीक है, पीएच पेपर कहा जाता है। अब देखो यहां पर एक पीएच पेपर लिया गया है, ठीक है, यहां पर एक क्या लिया गया, पीएच पेपर, और पीएच पेपर में है यहां पर शुरू कितना से हुआ, 0 से, पीएच पेपर खत्म कितना पर हुआ, 14 पर, ठीक है। अब यहां देखिए यहां पर क्या है, बैटरी, तो बैटरी में कौन सा अम्ल डाला जाता है, H2SO4, यहां पर बैटरी है तो उसका पीएच जो हो गया एसिडिटी सबसे ज्यादा, समझ गए कितना, 0 के आसपास, 0 से 1 के क्या होगा, बीच में होगा। दूसरा क्या है, स्टमक एसिड, तो स्टमक एसिड जैसे ही देखे समझ में क्या आ जाएगा, HCl की बात कर रहा है, तो HCl कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग की वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो HCl का पीएच 1 से 2 के क्या होगा, बीच में होगा। नींबू में भी पाया जाता है कौन सा एसिड, साइट्रिक एसिड, तो उसका पीएच 2 और 3 के बीच होगा। सोडा वाटर, तो सोडा वाटर मतलब कार्बोनिक एसिड, पीएच कितना हो जाएगा, 3 से 4 के बीच में। टमाटर, ऑक्जेलिक एसिड, 4 और 5 के बीच में। कॉफी में थिन पाया जाता, कैफीन रहता है, तो वो भी आपके 5 के आसपास। मिल्क में जो होता है, तो मिल्क में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, नॉर्मल मिल्क जो है, ठीक है, फटा हुआ दूध नहीं या दही नहीं, तो मिल्क में अम्ल का 6 से 7 के बीच में। पानी जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है, शुद्ध जल जो होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ब्लड का पीएच 7.4 मतलब 7 और 8 के बीच में। एग व्हाइट यानी एक अंडे का सफेद वाला भाग, वो भी आपका क्षारीय होता है, 8 से 9 के बीच में। स्टमक टैबलेट, प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में कि जो हम लोग दवाई खाते हैं वह अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, तो क्या कहेंगे, क्षारीय। जो टैबलेट हम लोग खाते हैं वो क्षारीय होता है, तो स्टमक टैबलेट 9 से 10 के बीच में। अमोनियम सॉल्यूशन 10 से 11 के बीच में। साबुन 11 से 12 के बीच में आ जाएगा। ब्लीच जो हो जाएगा 13 के आसपास। और ड्रेन क्लीनर मतलब सफाई उफाई करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, वॉशिंग सोडा, उसका पीएच कितना हो जाएगा, 14 के आसपास हो जाएगा। समझ में आया, तो इसका फोटो ले लीजिए, ऐसे हम ये पीडीएफ आपके ग्रुप में सेंड कर देंगे। इंग्लिश में ही जाएगा, हिंदी में नहीं जाएगा, हिंदी में नहीं है, ये इंग्लिश में ही चल जाएगा, आप कॉपी मिला के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग के ग्रुप में हम भेज देंगे, तो आराम से देख लीजिएगा। ग्रुप में चला जाएगा, हाँ ये पूरा चला जाएगा, पीडीएफ ही जाएगा पूरा, ठीक है। तो याद रखना है क्या, 7 के इधर आएंगे तो एसिडिक, 7 पर न्यूट्रल हो जाएगा, और 7 के उधर जाएंगे तो क्षारीय हो जाएगा आपका। उसके बाद है इंटरेस्टिंग फैक्ट, कुछ फैक्ट सब है। रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक, जो वर्षा का जल होता है, अम्लीय वर्षा सुने हैं ना, तो कैसा होता है, एसिडिक होता है। इन नेचर एज इन द एसिड डिसॉल्व इन रेन वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अम्ल जब पॉल्यूशन ओशन के कारण से बादल में जो एसिड चला जाता है, उसी से रेन वाटर होता है। एक डायग्राम दिया गया है। न्यूट्रलाइज रिएक्शन एक है इसमें, इसका कोई आवश्यकता नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, इसको स्किप कर दीजिए। देखो कॉमन साल्ट कुछ है, जैसे आपका कॉमन साल्ट हो गया, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब क्या है, नमक ही है। उसके बाद देखेगा आपका पीओपी, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब क्या हो गया, CaSO4 × ½ ठीक है। और उसी से क्या बनते हैं, उसको जिप्सम बनाते हैं। जो पीओपी समझ रहे हो, मूर्ति वगैरह जो बनता है, और या घर का जो फॉल्स सीलिंग किया जाता है, वो सब क्या होता है, पीओपी। वो सब आपके साल्ट का ही एग्जाम्पल है, कोई नहीं, ये सब कुछ नहीं आने वाला। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको लिखा दिया। एक बार हम स्लाइड देख लेते हैं। अब देखो यहां से कुछ कुछ जरूरी है, देखिए यहां से यूजेज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का यूज जो होता है वो किस रूप में, यूज एज फ्यूल, फ्यूल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मर्गेरीन्स में किया जाता है, जहाजों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, ठीक है, उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। तो इसको आप लोग एक बार पीडीएफ जाएगा तो देख लीजिएगा। यूज ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन का यूज किया जाता है, यूज इन वाटर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट माने पानी को साफ करने में, पानी को साफ करने में क्लोरीन।
स्विमिंग पूल का भी सफाई किया जाता है तो क्या डाला जाता है? क्लोरीन डाला जाता है। पीवीसी पाइप जो होता है, पीवीसी पाइप जो प्लास्टिक वाला, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट, सीएफसी, पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक, इन सब में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। यूजेज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का, स्टील को साफ करने में, अमोनियम क्लोराइड बनाने में, दवाइयों को बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में, सबका में किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है। ब्लीच का प्रयोग किसमें किया जाता है? हाउस होल्ड ब्लीच, माने घर और का फर्श वगैरह साफ करने में, कपड़े को धोने में। ब्लीचिंग पाउडर जो है, द केमिकल नेचर इन ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी ब्लीचिंग पाउडर, ये सब ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दोगे, यहां से जरूर लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है, अभी लिखाने में समय लग जाएगा। अब देखो इसमें एक और आपको क्या याद रखना है, देखिए ब्लीचिंग पाउडर का ही दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इस बार बीपीएससी जो लोग दिए होंगे वो सीधे क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना इस बार जाकर के देखना, 67 बीपीएससी में था, तो बुझा हुआ चूना CaO को कहते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को। उसी तरीके से क्वेश्चन बार बार आया हुआ है कि ब्लीचिंग पाउडर को ही क्या कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने का फॉर्मूला जो है वो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन। तो क्या बन गया है यहां पर? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही क्या बोला जाता है? ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। नहीं, वो तो जला हुआ पानी में डाल दिया ना आप, OH कहां से हो जाएगा? Ca होगा। उसके बाद है कैल्शियम, इसका ब्लीचिंग पाउडर का यूज किसमें करेंगे? तो ब्लीचिंग कॉटन, सूती कपड़ों को धोने में, यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। इट कैन बी यूज टू डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, यानी पानी को साफ करने में भी ब्लीच पाउडर डाला जाता है। उसके बाद देखो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा माने खाने वाला सोडा, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो गया? NaHCO3। द केमिकल नेचर ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इट इज प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल इन ट्रीटिंग कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी इसको बनाया कैसे गया है? तो नमक है, क्या है दूसरा? पानी प्लस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, इन चारों को मिला दिए हैं तब जाकर के क्या बना है? सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ में आया? उसके बाद है आपका बेकिंग सोडा, इसका प्रयोग इसमें लिखा हुआ है, इसमें 2-3 पॉइंट लिख लीजिए ना, अभी लिख लीजिए। चलिए नोट में कुछ पॉइंट लिखिए, ज्यादा नहीं, 5-6 पॉइंट ही है, नोट में लिखिए, जो जो इंपॉर्टेंट है वो लिखिए। कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, उसका तनाव मत लीजिए, हम अपने जितना चीज जरूरी है वो आपको करा के जा रहे हैं। चलिए नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा, छोटा सा हेडिंग बनाइएगा, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ब्लीचिंग पाउडर लिखा हुआ है बोर्ड पे, डैश दे करके इसमें लिखिएगा, इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। हो गया। अब ये वाला रिएक्शन लिख लीजिए, CaOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, इन दोनों को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। नहीं, रिएक्शन नहीं पूछेगा, पूछेगा कि किसका प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। चलो हो गया। अगला लिखिएगा दूसरा हेडिंग बनाइएगा बेकिंग सोडा।
दूसरा हेडिंग बनाएंगे बेकिंग सोडा। इसमें डैश देकर के लिखिएगा, इसे बेकिंग सोडा में लिखिएगा इसे सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा NaHCO3, 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 NaHCO3। अगला पॉइंट लिखिएगा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा अमाशय की अम्लीयता को कम करने में, बेकिंग सोडा अमाशय की अम्लीयता, अमाशय की अम्लीयता को कम करने में एंटासिड, एंटासिड ANTACID एंटासिड के रूप में प्रयोग होता है, एंटासिड के रूप में प्रयोग होता है। तथा केक और ब्रेड, केक और ब्रेड बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, केक और ब्रेड बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। एंटासिड किसे कहा जाता है? जो एसिडिटी होता है ना, इनो वगैरह हम लोग पीते हैं, तो इनो क्या है? एंटासिड है। समझ में आया? तो घर में बेकिंग सोडा रहता है, जब भी एंटासिड, जब भी एसिडिटी होता है तो बेकिंग सोडा खाएंगे तो एसिड को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए उसको एंटासिड बोला जाता है। उसके बाद लिखिएगा वॉशिंग सोडा, उसके बाद लिखिएगा वॉशिंग सोडा, इसको धवन सोडा हिंदी में कहा जाता है, कपड़ा धोने वगैरह में यूज होता है, तो धवन सोडा भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O हो गया। इसमें डैश देकर के लिखिएगा, इसका प्रयोग, डैश देकर लिखिएगा, इसका प्रयोग कांच, कांच मतलब ग्लास, इसका प्रयोग कांच, कॉमा साबुन, साबुन, कॉमा अपमार्जक, अपमार्जक माने सर्फ, डिटर्जेंट, अपमार्जक बनाने में किया जाता है, अपमार्जक बनाने में किया जाता है। हो गया। उसके बाद लिखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP लिखा हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O हो गया। डैश देकर के लिखिएगा इसे कैल्शियम सल्फेट, इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट यहां लिखा हुआ है हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट HEMIHYDRATE हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा इसी का, जिप्सम को, जिप्सम GYPSUM, जिप्सम को 273 केल्विन, 273 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर, सॉरी 373, हाँ, जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर
पीओपी प्राप्त होता है, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इसका प्रयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, कॉमा, मूर्ति निर्माण में, मूर्ति निर्माण में, सजावटी वस्तुओं के निर्माण में, सजावटी वस्त्रों के निर्माण में, वस्त्र नहीं वस्तु, सॉरी, सजावटी वस्तुओं के निर्माण में, कॉमा, रोधी, आग रोधी, मतलब जिसमें आग नहीं लगे, क्योंकि 373 केल्विन बहुत होता है, जिसमें जल्दी आग भी नहीं लगता। आग रोधी वस्तुओं को बनाने में, आग रोधी वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, आग रोधी वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। देख रहे हो ना मूर्ति कितना सुंदर है, मूर्ति वगैरह बनाने में किया जाता है। क्रिस्टलाइन खत्म हो गया, ठीक है। तो इतना क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है खूब बढ़िया से। ये पीडीएफ चला जाएगा, हम सेंड कर देंगे।